बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वो लोग जो बरसर इक़्तिदार आए और जिन्होंने आते ही ये नारा लगाया कि पाकिस्तान को मुआशी समत में बेहतरी की तरफ गामजन करेंगे, वो लोग जो ये कहते थे कि IMF की गुलामी नहीं की जाएगी, वो लोग जो ये कहते थे कि इसहाक डार साहब वतन वापस आ चुके हैं, डॉलर को लगाम डाल दी जाएगी, कार्टेलाइजेशन का खात्मा कर दिया जाएगा, डंडे को घुमाना नहीं पड़ेगा, हमारा रोब और दबदबा ही बहुत है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी, वो लोग जो ये कहते थे कि महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल होने की वजह से अवाम पर अजाब मुसल्लत किया गया और हम अवाम को रिलीफ देंगे, वो लोग जो ये कहते थे कि मियाँ साहब को अवाम का बहुत दर्द है, उन्हीं लोगों की हुकूमत ने आज पेट्रोल को 35 रुपए फी लीटर इजाफे तक पहुंचा दिया है। डॉलर की कीमत भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है, सोने की कीमत भी होशरुबा हद तक बढ़ चुकी है, अशाए खुरनोश की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पेट्रोल की हुसूल के लिए कतार दर कतार लोग मारे मारे कल रात फिरते रहे, आटे के हुसूल के लिए कतारें लंबी होती जा रही हैं और लोगों को यह परेशानी हो चुकी है कि महीने का खर्च किस तरीके से चलाया जाएगा। वो लोग जब ऑपोजिशन के अंदर थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से क्या दावे करते रहे और वो लोग जब बरसरे इख्तियार आए तब क्या दावे करते रहे। मरियम नवाज साहिबा की दो गुफ्तगूएं मुख्तलिफ जगहों की, वो पहले मुलाहिजा करें फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। मुझे इस चीज का दिल से एतराफ है कि पेट्रोल की डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ और उनको बताओ बेटी कि मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, कार्टेलाइजेशन का खात्मा होगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होगा, खुशहाली आ जाएगी, IMF के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अब किसके सामने सर झुकाए हैं और किसका सर असल में झुक चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, झूठ जहां पर खत्म होता है ना, वहां पर झूठ इन सियासतदानों का शुरू होता है। मरियम साहिबा ने तकरीर की जुलाई के महीने में जब ज़िमनी इलेक्शन थे तो उन्होंने ये जलसा जो हमने दिखाया, ये गरी शाह में जलसा था, ये उस हल्के में जलसा जहां पे राना शराफत इलेक्शन लड़ रहा था और इस जलसे में इन्होंने कहा कि एक पैसा भी कीमत कम हुई। उसके बाद आपको पता है ना उसके बाद कितनी कीमत कम हुई, उसके बाद कमो बेश $32 कीमत कम हुई, लेकिन उसका रिलीफ अवाम को नहीं मिला, हुक्मरानों को मिला। उसके बाद जनाब, उससे पहले जो आपने तकरीर दिखाई है जिसमें मरियम साहिबा, ये तकरीर भी उसी की थी जब मरियम साहिबा निकलती थी अवामी जलसों में और अवामी जलसों में जाके कहती थी कि हम मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। और ये नहीं मरे, अवाम मर गई है। आज इन्होंने अवाम को मार दिया है, अवाम भूख से मर रही है, अवाम के पास खाने के लिए $1 रुपया नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अवाम को इन्होंने बिल्कुल ज़िबा करके रख दिया है। अवाम आज रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इनके अपने अरकान असेंबली कह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम हल्कों में जाएंगे, कौन हमें वोट देगा? हम जिस घर का दरवाजा खटखटाएंगे अंदर से हमें वोट नहीं गाली मिलेगी, लोग हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हमेशा 31 तारीख के बाद होता था ना यासिर साहब पेट्रोल महंगा। आज कौन सी आग लग गई थी? आज कौन सा तूफान आ गया था? आज कौन सी ऐसी चीज आ गई थी कि सुबह सुबह एक शख्स टीवी पे आता है जिसको देख के सब डर जाते हैं कि आप कुछ होने लगा है, और उसने आते सारे बड़ा ऐलान किया कि जनाब 35 रुपये लीटर मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है।
और ये अगले हफ्ते कहेंगे फिर ये अगले हफ्ते या 15 दिन बाद 35 रुपये और बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब तो इन पर यह भी यकीन नहीं है। यासर साहब, मैं ज़रा प्रोड्यूसर साहब से पहले कहूँगा, मैं बात अगली शुरू करने से पहले ज़रा वो फुटेज तो दिखाएं कि अवाम भूख से मर रही है, अवाम पेट्रोल पर महंगा होने पर मातम कर रही है, और ये क्या कर रहे हैं? ये मरियम साहिबा इसाक डार साहब को मिठाई खिला रही हैं। किस चीज की मिठाई? अवाम को मारने की ये मिठाई खिलाई जा रही है, अवाम को जलील करने की ये मिठाई खिलाई जा रही है, डॉलर को ब्लैक करने की ये मिठाई खिलाई जा रही है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की। पाकिस्तान के अहम अदारे क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं? इस पर क्यों नहीं पूछा जाता, क्यों नहीं गिरेबान पकड़ा जाता? इसाक डार को एक सरकारी त्यारे में आप पाकिस्तान लेकर आते हैं और उससे लाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर करनी है। मईशत तो बेहतर नहीं हुई, बर्बाद हो गई। और मरियम साहिबा देखे ना, अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिला रही हैं। वजीर आजम साहब उन्हें थप्पी दे रहे हैं, शाबाश, बेहतरीन भाई, आपने कमाल कर दिया, आपने अवाम को गुर्बत नहीं खत्म की, गरीब को खत्म कर दिया। तो ये क्या है? ये क्या ड्रामेबाजी है इस कौम के साथ? इससे बड़ा मजाक होने। अब वो लोग कहां गए, वो टीवी एंकर कहां गए? माजरत से, क्या वो कहीं चले गए हैं? उनकी आंखों में पट्टी बंद की है, उनकी जबान को बंद कर दिया गया है, उनके जमीर को खरीद लिया गया है। जो महंगाई पे बोलते थे, जो महंगाई पे एहतजाज करते थे, जो रोजाना सड़कों पे निकलते थे, एक एक दुकान के पास जाते थे, एक एक शख्स के पास जाते थे, अब ऐसा नहीं है। क्या आपको लाहौर में पेट्रोल नजर आ रहा है? इस्लामाबाद में पेट्रोल नजर आ रहा है? महंगा होने के बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये इससे बड़ी इस कौम के साथ ज्यादती क्या होगी? हाँ, एक चीज जरूर इस हुकूमत ने की है, मुकदमा खत्म बेहतरीन तरीके से। मैं कह रहा हूं ऐसी क्लीन चिट्टे दी हैं इन्होंने जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। और साथ इन्होंने क्या किया? अपने मुकदमात भी खत्म किए हैं। सियासी इंतकाम नहीं लेना, लेकिन बदतरीन इंतकाम लिए। कहते हैं हम सियासी इंतकाम नहीं लेते। ख्वाजा आसिफ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना आपने जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे और आज कह रहे थे पीपल्स पार्टी तो हमेशा अपने खून माफ करती है। तो हजूर, फिर पीपल्स पार्टी में पर्चे भी तो आपने दिए थे। नैब के केसेस आसिफ अली जरदारी में किसी और ने नहीं किए थे, आपकी हुकूमत ने किए थे। तो आज अब तो वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप बदनीयती की बुनियाद के ऊपर आसिफ अली जरदारी पे इल्जाम। चले, मैं कह रहा हूं इमरान खान पे जो ये कहते हैं इन्हीं की बात मान लें। शायद वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा होगा पेट फाड़ूंगा, पैसा निकलवाऊंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, वो किसी और के बारे में बात, किसी और के बाद वो इनको सुनाना चाहिए, इनको बार बार वो भेजना चाहिए इनके पास। यासर साहब, लेकिन सर हमारे अवाम की भी तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। नहीं, अब नहीं होगी। अब टीवी पर रोजाना चलता, अब नहीं होगी। अब सोशल मीडिया, अब ना टीवी चलाए, हरील लें अब टीवी चैनल्स को, सबको पैमरा का पाबंद कर दें। जो पाबंद होंगे वो चंद होंगे, जो नहीं होंगे वो खड़े रहेंगे, और जो खड़े रहेंगे वो चलेंगे, जो खड़े नहीं रहेंगे वो नहीं चलेंगे। अब तो सोशल मीडिया है, एक एक चीज याद दिलाता है, एक एक चीज सामने लेकर आता है, सबको सब कुछ सामने रखता है। यासर साहब, 8 से 10 दिन बाद आपके पास दालें नहीं होनी, आपके पास पोर्ट पे जो खड़े हैं, सामान खड़ा है, वो खराब हो गया है। आपने इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया, इन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, इन्होंने बेरोजगारी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान में मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में कहत होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इनको क्या? मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल महंगा करने के बाद मिठाइयां खिलाई जाती हैं? इसाक डार साहब को मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है? मरियम साहिबा कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आई थी? मरियम साहिबा कौन से खजाने लेकर आई थी कि उनका इस्तकबाल किया जा रहा है? इसाक डार साहब को मिठाई खिलाई जा रही है और सब पीछे देखें, आप देखें, सब हाथ बांध के खड़े हैं कि मलका साहिबा आ गई, बादशाह सलामत मौजूद हैं और हम जनाब हम बिल्कुल कुछ नहीं होता, वो जो मर्जी कर दें। क्या ये किस चीज की मिठाई खिलाई जा रही है? ये मिठाई खिलाई जा रही है अवाम के मुंह पे तमाचा मारने की। ये मिठाई खिलाई जा रही है अवाम को जलील और रुस्वा करने की। ये एक शख्स, आप देखें, ये एक शख्स आता है, वो आके कहता है मरियम साहिबा को मैंने ताज पहनाना है। एक शख्स ने सोने का ताज पहनाया यासर साहब, और आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं 2,09,000 रुपए तोला सोना। और क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? इन्होंने कौन सा पल्ले से लेना है, या अगर पल्ले से भी लेना है तो इनके पास कितना पैसा है? ये आपको, मुझे, आम लोगों को पता फर्क पड़ेगा। यासर साहब, ये जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पर खामोश रहने वाले किस तरह जवाब देंगे, इस पर खामोश रहने वाले अवामी अदालत में किस तरह जाएंगे, इस पर खामोश रहने वाले
अपने घर में बैठकर किस तरह जवाब देंगे कि जनाब ये क्या हो गया। अब आज के दिन में खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज के दिन में जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ उसके 20-25 मिनट बाद हर चीज महंगी थी। इवन नान, रोटी, खाना पीना, दालें, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज महंगी थी। राना साहब, सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि रोटी का महंगा होना एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, रोटी का महंगा हो के उसके वजन का भी कम हो जाना यह सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। इसलिए कि वो क्या करें, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम हुकूमती अफराद को पैसे भी देते हैं, फूड इंस्पेक्टर को, प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी पैसे देते हैं, हम लूट मार करने वालों को भी पैसे देते हैं, हम महंगा तरीन आटा भी खरीदते हैं, महंगी तरीन गंदम भी खरीदते हैं। तो क्या करें फिर हम? वो कहते हैं गैस महंगी, लकड़ी लेने जाएं लक्कर महंगी, कोयला लेने जाएं कोयला महंगा। क्या करें वो बेचारे? आप जरा अभी निकले ना, मैं तो कहता हूं कि हमें अगला शो जो है ना वो रोड पे करना चाहिए, आम लोगों के दरमियान में बैठ के करना चाहिए, ताकि पता चले अवाम क्या कहती है। मुझे एक बात बताएं, पैसे भी जेब में, पैसे लेकर लंबी कतारों में लगकर आटा ले रहे हैं, लंबी कतारों में लग के, ये मुफ्त नहीं मिल रहा। इस शख्स की एज देखें, ये जो बुजुर्ग लेके जा रहे हैं इसकी उम्र देखें, इन खवातीन को जिनके चेहरे शायद किसी ने ना देखे हो, लेकिन बेचारी भूख और भूख से बिलखते बच्चों के लिए रोटी लेने के लिए आटा लेने कतारों में लगती हैं, कतारों में लगती हैं। 3-3 घंटे लोग कतारों में लग रहे हैं, 3-3 घंटे। सख्त सर्दी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, क्या करें? सब ये तो एक आटे के तोड़े के लिए ये तो कतार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। जो मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट के जुमरे में आपने जो अरबों रुपया आवाम के ऊपर मुसल्लत करना है, ये तो पैसा जो अभी कुछ जेब में है ये भी जाता रहे। मैंने ये बात याद करें, मैंने आपसे कहा था जब अगले हफ्ते हम प्रोग्राम करने आएंगे तो हालात चेंज हुए होंगे, याद है ना आपको जी? तो मैं आज भी इस बात पे स्टैंड ले रहा हूँ, ये एक हफ्ते बाद जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो हालात बिल्कुल तब्दील होंगे, हालात इतने तब्दील होंगे आप सोच नहीं सकेंगे। अब लोग गिरेबान पकड़ेंगे हुक्मरानों का। मैं आपको ये बता दूं, ये जो कहते ना हम कुछ हल्के जो है वो एक रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं कि जिसके साथ जो मर्जी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। अब सियासी जमातों के कारकुन बाहर निकलें या ना निकलें, अब सियासी जमातें बाहर निकल कर कुछ करें या ना करें, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, ये कागज पे लिख ले। अब जिस गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है ना, वो इंकलाब लेके आएगा, वो ऐसा इंकलाब लेके आएगा कि मुल्क को लूटने वाले, मुल्क को लूटने वालों को सपोर्ट करने वाले सब जो है वो कटहरे में मौजूद होंगे। और ऐसा कटहरा होगा कि जिस कटहरे की में फिर सजा ही मिलेगी, वहां पर कोई रियायत के चांस नहीं होंगे। ये हालात बड़े बुरे जा रहे हैं। मरियम अब किस बुनियाद पर वोट मांगेगी? एक दिन पहले आती है और तोहफा क्या देती है? 35 रुपए महंगे पेट्रोल का। एडवांस में बता रहा हूं 37 रुपए महंगा पेट्रोल मजीद होगा। एडवांस में बता रहा हूं आपको मैं। आपने तो बता दिया टैक्सों के साथ कुछ और भी होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है, इतना कुछ होने जा रहा है जिसकी सोच कोई नहीं है। और ये जितना मर्जी जोर लगा ले, अब वो कहते हैं ना वक्त करीब आ पहुंचा है, वक्त करीब आ पहुंचे। अब इनकी इलेक्शन ना करवाने की ख्वाहिश भी दम तोड़ जाएगी, इनको अब इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मरियम साहिबा के बाद राना सनाउल्लाह साहब की भी वतन वापसी, क्या रफ्ता रफ्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे? वो भी आके सोचिएगा भी ना। राना सनाउल्लाह साहब तो वज़ीर दाखिला है, वो तो गए हुए हैं ना, चले मिल के आ गए। मरियम साहिबा, मुझे पहले तो ये जवाब देना, मरियम साहिबा वापस आई हैं, उनके इतना इस्तकबाल हुआ है, वो क्या उन्होंने किया क्या है? वो किस लिए इस्तकबाल उनका किया गया है? वो सियासत की ट्रेनिंग 3 से 4 माह लेके आई हैं अपने वालिद। सियासत की ट्रेनिंग लेके आई हैं, इस मुल्क के अवाम को ख़त्म करने के लिए आई हैं। सियासत की ट्रेनिंग लेकर आई हैं या इस मुल्क पर IMF का बम गिराने के लिए आई हैं? सियासत की ट्रेनिंग लेकर आई हैं या गुर्बत की बजाय गरीब को ख़त्म करने आई हैं? सियासत की ट्रेनिंग लेकर आई हैं या मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार पैदा करने के लिए आई हैं? क्या करने के लिए आई हैं ये देखें ना आप। ये अब राना सनाउल्लाह साहब आ जाएंगे। मियाँ साहब जो लोग दावे करते थे, मैं याद कराना चाहता हूँ जनाब, मैं नाम नहीं लूँगा उन बड़े में, चूँकि मुझसे और आपसे बहुत बड़े वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने पहले दावा किया 25 तारीख दिसंबर को मियाँ साहब पाकिस्तान में सालगिरह मनाएंगे। याद है आपको? मेरे पास तो उनके ट्वीट भी मौजूद हैं, हमने प्रोग्राम भी किया था। मैंने कहा था नहीं आ रहे,
दिसंबर गुजरा, फिर उन्होंने कहा जनवरी में आ रहे हैं। जनवरी गुजर गया, अब आ गया फरवरी। ये फरवरी आ रहा है ना 2 दिन बाद। मुझे बताइएगा मियाँ साहब क्यों? मियाँ साहब कहते मैं किसके लिए जाऊं भाई? मुझे एक शख्स ने कहा कि मियाँ साहब ने किसी जगह ये बात की कि भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा कि जब भी मैं जाता हूं मुझे बड़ा जोर लगा रहे हैं आ जाओ, लेकिन मुझे गारंटी नहीं है कि मेरा ये जो नारा लगाते हैं ना मियाँ साहब कदम आओ हम आपके साथ हैं, कहते मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मैं कल ही रह गया। तो अब जो हालात हैं यासर साहब, इन हालात में मैं आपको ठीक कह रहा हूं, कोई रुकने असेंबली किसी सूरत में भी वो तैयार नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो किस बुनियाद पर वोट मांगेंगे? 10 माह से इनकी हुकूमत है, इनकी अपनी हुकूमत है। अब वो वोट किस नामा चीज से मांगेंगे? कप्तान की हुकूमत होती है, कहते हैं जी महंगाई हो गई है, बिल्कुल ये दुरुस्त कहते हैं। ये कहते बेरोजगारी हो गई है, ये दुरुस्त कहते हैं। अब तो बेरोजगारी भी इनके दौर में हुई, महंगाई भी इनके दौर में हुई। यहां पर सबसे ज्यादा सियासी इंतकाम भी इनके दौर में हुआ। सबसे ज्यादा सहाफियों की गिरफ्तारियां, सहाफियों की शहादत, सहाफियों पर पाबंदी इनके दौर में लगी। मुझे एक बात है, ये जो चौधरी परवेज लाई पे FIR दर्ज की गई है, इसका कोई तुक बनता है? किसको नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई हो, चौधरी शुजात हुसैन हो, मैं दोनों अफराद की कहता हूं, ये सोमो सलात के पाबंद खानदान है। इस खानदान के अंदर ये बात कहना कि ये शराब मंगवाते हैं, ये कहना कि ये रंग रलियां मनाते हैं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और यार आप FIR काटने वाले का कमाल देखें, इंतकाम लेने वालों का कमाल देखें। यासर साहब कह रहे हैं जी चौधरी साहब ने लाहौर से भेजे इस्लामाबाद शराब। लाहौर में शराब नहीं मिलती, और भाई लाहौर में नहीं मिलती, इस्लामाबाद में कोई खास शराब थी? इसका मतलब इस्लामाबाद वालों के लिए कोई ऐसी खास चीज थी? क्या लिख रहे आप? 4 दिन पहले आपने लोगों को उठाया, जहां से आपने उठाया वहां से आपको मुझे भी पता है, सबको पता है, उठाने के बाद आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पहले कुछ और कहते रहे, फिर आपने अब कुछ नहीं निकला, जिस तरह चौधरी ज़ौलाई साहब पर भैंस चोरी या बकरी चोरी का पर्चा दे दिया, चौधरी परवेज लाई पर जनाब ये शराब मंगवा रहे थे। अब चौधरी परवेज लाई साहब ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद से शराब मंगवानी थी। आप अंदाजा लगा लेना, इससे ज्यादा घटिया कोई चीज हो सकती है? फवाद चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है, अगर उन्होंने जुर्म किया है तो क्या मुजरम की सजा या जुर्म करने वाली की सजा उसके मुंह पे कपड़ा डाल के लाना होता है? क्या ये सजा है? मुझे बताएं, क्या वो दहशतगर्द थे? क्या वो दहशतगर्द थे? बच्चियां उनकी बेटियां 2, उनसे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। बीवी से मुलाकात होती है तो कहते जनाब हमारी निगरानी में करे, हमारे सामने बैठ के करे। क्या हो रहा है इस मुल्क में? अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हाँ, अवामी नुमाइंदों के लिए इंतकाम लाया जा रहा है, और इस तरह लेकर जाते हैं जिस तरह किसी कातल को लेकर जा रहे हैं, जिस तरह किसी बदतरीन मुजरम को लेकर जा रहे हैं। जिस तरह इस मुल्क में ये जो डॉलर गायब किया है फवाद चौधरी ने कर दिया है, इस मुल्क में आटा गायब किया है फवाद चौधरी ने कर दिया है, इस मुल्क में जनाब ये जो पेट्रोल महंगा किया है चौधरी परवेज लाई ने कर दिया। ये हो रहा है सर, एक ही तवज्जो है इनकी, हेलीपैड बनाओ, नीचे बंदे उतारो और जाकर कप्तान को पकड़ो। ये सारे मुकदमात खत्म हो भी गए, ये सारा कुछ हो गया, दूसरों पर भी मुकदमात कर लिए। क्या उसके बाद पाकिस्तान में रहने का इरादा नहीं है इनका? मुझे नहीं, कुछ चले जाएंगे बाहर, नहीं, बाकी तो इधर ही रहेंगे। जो इधर रहेंगे ना फिर अवामी गजब का सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोग जिनका पाकिस्तान में सिर्फ इक्तदार में रहना होता है ना, और उसके बाद उनके कारोबार, उनके बिजनेस, उनकी औलादें बाहर हैं, वो बाहर चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज पढ़ रहा था कि जिस मुल्क के अंदर ये हालात हों कि वजारत हज में एक औरत जो मेरिट पर पहले नंबर पे आई, उसने सेक्रेटरी हज लगाने से इंकार कर दिया, ये औरत है। दोबारा टेस्ट लिया गया, फिर वो आ गई, फिर वो उसी पोजीशन पे आ गई, फिर इंकार कर दिया गया। मैं आज एक समरी देख रहा था कि एक वफाकी वजीर लिख के भेज रहा है, कितने लोग मेरे पुलिस में हर सूरत में भर्ती करो, इस्लामाबाद पुलिस में। ये क्या हो रहा है? ये बाजार लग गया है, आओ लूट मार करो और जाओ।
अपने केस ख़त्म करो, बचा कुचा पैसा निकालो और लेकर चले जाओ। लेकिन अवाम मैं आपको एक बात बता दूँ, हद हो गई है। ज़रा आज एक अवामी रद्द-ए-अमल को जाके बाहर लें तो आपको पता चलेगा कि अवाम अब क्या कहती है। अवाम अब बिल्कुल उठी है। अवाम अब कह रही है कि किसी का बच्चा, जिसका बच्चा भूख से मरेगा ना, वो नहीं देखेगा कि सामने कौन सी सियासी जमात है, वो नहीं देखेगा कि इस गाड़ी में कौन है, वो नहीं देखेगा कि जनाब मुझे कितनी सज़ा होगी। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि उसके घर में भूख है। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि उसका बच्चा भूख से तड़पता मर जाएगा। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि उसकी बापर्दा बीवी जो है वो कतार में लग के 3-3 घंटे कतार में लग के आटा लेगी। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि उसका 80 साल का वालिद सर पे आटे का तोरा रख के घर लेकर जाएगा। मुफ्त नहीं मिल रहा, पैसे से मिल रहा है। इससे बड़ी कोई सज़ा है? और जब इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं है तो फिर उनको बाहर निकलने के लिए, उनको एहतजाज करने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। या सर, ये हालात सब मुआशी इक़दाम तो हम देख ही रहे हैं और उसका पेश खैमा जो साबित होगा वो भी हमें पता है, लेकिन सियासी तौर पे इक़दाम क्या उठाए जाते नज़र आ रहे हैं आपको? मेरे पास तो बड़ी मुख्तलिफ सी एक ख़बर है, और ख़बर ये है कि अहम हल्के जो हैं वो अब शदीद परेशान हैं और अहम हल्के PDM से हाथ उठाने की तैयारी में। मैं ये आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने जिस तरह रात के प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन भी कबल अज़ वक्त हो रहे हैं। मेरे तो एक बड़े मारूफ, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कहा ना कि अगस्त में कोई नई रेजोल्यूशन आ जाएगी और उसमें किया जाएगा कि मुल्की मुआशी हालात के बाइस 1 साल इलेक्शन आगे ले जाए और 1 साल असम्बली की मुद्दत बढ़ा दे। ये सारा कुछ अगले हफ्ते में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। इलेक्शन भी हो रहे हैं और मैं आपको चले ख़बर दे दूँ। ख़बर मेरे पास ये है कि अगले 48 घंटों में कप्तान के साथ कोई बड़ी मुलाकात किसी की हो रही है। वो सर आरिफ अलवी की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। नहीं, इस मुलाकात का नतीजा क्या रहेगा? माजी करीब के अंदर मुलाकातों पे मुलाकातें होती सुनने में आया है कि आरिफ अलवी साहब के पास कोई बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया गया है और वह अहम पैगाम यह है कि तमाम इलेक्शन एक ही वक्त में करा लिए जाए। कुछ टाइम आप दे दें, कुछ टाइम उधर से ले लेते हैं और एक दरमियानी रास्ता निकाल कर इलेक्शन करवा दिए जाए। नहीं, दरमियानी रास्ते के लिए आप क्या आइन तब्दील करेंगे? इस मुल्क में अब तक आइन के मुताबिक काम हुआ क्या है, मुझे बता दें। नहीं, फिर तो आइन की किताब बंद कर देनी चाहिए ना राना साहब। आइन की किताब बंद हो चुकी है। अगर नहीं बंद हुई तो भाई पाकिस्तान में आइन के मुहाफ़िज़ बोल क्यों नहीं रहे? क्या ये पाकिस्तान में आइन है? क्या फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा डाल के लेके जा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान में आइन है कि आप असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं, तहलील हो जाएं, उसके लिए इलेक्शन की डेट ना दें और जिन लोगों को आप डी नोटिफाई करें आप उनके लिए ज़िमनी इलेक्शन के लिए डेट, कागजात नामजदगी की हर चीज़ दे दें? क्या ये आइन ये नज़र नहीं आता? अब तो इम्तिहान है पाकिस्तान की अदलिया का। अब तो इम्तिहान है पाकिस्तान के उन अदारों का जो पाकिस्तान के अंदर आइन की पासदारी चाहते हैं, जो आइन की पासदारी की बात करते हैं। अब इम्तिहान है पाकिस्तान के उन वकला का, पाकिस्तान के उन बार काउंसिल्स का, पाकिस्तान के उन वकला रहनुमाओं का जो पाकिस्तान में एक वक्त में निकले थे पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए। अब वो क्या करते हैं? ये तो अब वक्त आ गया है। मैं कह रहा हूं अगला हफ्ता फाइनल राउंड का हफ्ता है। अगला हफ्ते में आपको पाकिस्तान की सियासत में या तो बिल्कुल आइन बिल्कुल वो लोग नजर आएंगे जो आइन को रोन देंगे, जो आइन को मानेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। फिर वही होगा कि गलियां हो यंसूनिया दे विच मिर्जा यार जितने भी राउंड्स होने हैं हो जाएं और उसकी तकमील के बाद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो। ये रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर फाइनल राउंड्स ये अवाम को मुश्किलात में डाल रहे हैं। एक राउंड कीजिए, अवाम को मुश्किलात से निकालिए। नाज़रीन, मजीद इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात कब होंगे वो तो पता है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होंगे ये नहीं मालूम, पाकिस्तान के अंदर कुली इंतखाबात कब होंगे ये भी नहीं मालूम,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक चलाना चाहती है, उसके मकासद क्या होंगे ये भी नहीं मालूम। पाकिस्तान में इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या तमाम इंतखाबात रद्दोबदल के बाद होंगे ये भी नहीं मालूम। पाकिस्तान में मिसाक मईशत होगा ये भी नहीं मालूम। मालूम किसको है पाकिस्तान के हालात किस तरफ को जा रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाजुल हक साहब, सोना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, गाड़ियां महंगी हो गई, एलसी नहीं खुल रही। पाकिस्तान के मुआशी हालात तो सबके सामने है कि किस तरफ को जा रहे हैं। ये सियासी हालात आप किस तरफ को जाता देख रहे हैं? पहले तो ये देख लें कि जो मुआशी हालात हैं, अब वो शुरू हो गया है कि ये डिलिबरेट अटेम्प्ट हो रही है पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ ले जाने की। अब अज़ाइम क्या है, किसके अज़ाइम हैं? कुछ ला के उन्होंने जो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड लोगों को बैठा दिया, किस मकसद के लिए बैठाया है? या फिर IMF जो है 34 साल के बाद अपने अज़ाइम पूरे करने में जो है वो कामयाब हो रहा है। देखिए, पहली दफ़ा ये देखा है आज के सुबह उठते ही पता लगा कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। जो लोग आ रहे थे कहीं से 1000 का डलवा रहे हैं, कहीं से 500 का डलवा रहे हैं, और फिर वजीर खजाना को टीवी में बैठकर 11 बजे कीमतें बढ़ानी पड़ी ताकि पेट्रोल पंप खुल जाए। ये तो इस मुल्क का हाल इन्होंने कर दिया। फिर दूसरी बात जो बड़ी अहम मैं करना चाह रहा हूँ कि जानबूझकर पाकिस्तान को $2 अरब का नुकसान पहुंचाया गया कि IMF के साथ मुज़ाकरात डिले किए गए, पैरिटी रखी गई। कौन पैसे बना रहा था, मैं ये पूछ रहा, ये मेरा सवाल है। 226 इंटरबैंक रेट, 255 बाहर, सारा पैसा पाकिस्तान में पैरेलल मार्केट से हुंडी के जरिए आना शुरू हो गया। किसको ये नहीं मालूम था? क्या वजीर खजाना को ये मालूम नहीं था? क्या वजीर आजम को ये मालूम नहीं था? क्या 80 रुकनी काबीना को ये मालूम नहीं था कि लोग जो है एक्सपोर्ट्स करके पैसा मुल्क में नहीं ला रहे, क्योंकि उनको बाहर मार्केट में 255 पे मिल रहा था, उस पर भी नहीं 260 पे मिल रहा था। और इस तरह से आपने 3 माह जो है वो ज़ाया किए। अब जब आपने कैप उठाया है तो पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में निचली सतह पे, इससे नीचे सतह पे कभी रुपया गया नहीं था। 262 पे जाके आपने क्लोज किया। आज भी मार्केट में 275-280 रुपए का मिल रहा है। वो पैरिटी अभी भी मौजूद है। पैसा फिर भी बैंकिंग चैनल से नहीं आना, और फिर भी आपको हुंडी और आपकी ब्लैक मार्केट जो है वो आगे चलेगी। तो इन चीजों को सामने रखते हुए जब हुकूमत का इतना मतलब दिवालिया हो गया है, तो ये इलेक्शन आने को जा रहे हैं। पहले 23 मार्च को करवाएंगे ज़िमनी इंतखाबात, उसके बाद ये करवाएंगे सूबाई असम्बलियों के 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात, उसके बाद ये करवाएंगे जनरल इंतखाबात। आज मेरी बात नोट कर लें, ये हो ही नहीं सकता कभी कि ज़िमनी इंतखाबात तो चलो PTI को तंग करने के लिए 33 सीटों पे करवा देंगे, लेकिन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराकर कोई सियासतदान जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल हो कि नीचे तुम पंजाब असम्बली के करवा रहे हो, यहाँ पे आप अपनी ऑपोजिशन को जिता कर उसे उसका चीफ मिनिस्टर बना रहे हो, फिर कौन से MNS को आप जाके लड़ाएंगे जब नीचे 2 MPA जो है किसी और जमात के होंगे? तो ये सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने हैं। अब जो प्लान बन रहा है वो भी सुन लें आप मुझसे। एक इंटरम लाने की स्कीम बनाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि एक इंटरम गवर्नमेंट ला के उसको 2 साल चलाया जाए किसी तरीके से। उस पे लोगों के कुछ इंटरव्यू भी हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं ये मैं आपको बाद में पता लग जाएगा खुद ही। अच्छा, वो बोला जी कि टेक्नोक्रेट्स का नाम बड़ा जो है वो खराब हो गया है, तो ये काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है आप बनाई जाएगी ताकि ये मईशत को जो ठीक करें। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये करने की कि इलेक्शंस के गैप आ जाए किसी तरीके से, वो मौजूदा हुकूमत की है, क्योंकि ये अब बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने पूरा जोर लगाकर पैसे खर्च कर तमाम पंजाब के MNAs MPs को इकट्ठा करके कल जो एयरपोर्ट पे तमाशा लगाया वो आपने देख लिया कि कितने लोग वहां पर आए थे। इनका ख्याल था कि जम्मे गफीर होगा यहाँ पर और जो है वो इनकलाब आ जाएगा यहाँ पर। एजाजुल हक साहब, आपने कहा कि 2 साल के लिए ये एक इंटरम सेटअप लाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की अदालतें, क्या पाकिस्तान के अहम हलके
और पाकिस्तानी अवाम इसे कबूल करेगी? आप मुझ पे कंटेम्प्ट लगा रहे हैं, लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये अगर सच बोलना इजाज़ साहब, आप जैसे लोगों के लिए जो हमेशा सच बोलते हैं, अगर आप जैसे लोगों के लिए सच बोलना कोई जुर्म है तो फिर ऐसा सच तो बोल देना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अदालतें जिन्होंने फवाद चौधरी के केस में रिमांड ना देने का फैसला किया और उसके बाद अपना ही जो फैसला था उसको रिवर्स करके 2 दिन का रिमांड दे दिया, तो ये अदालतें तो कुछ भी कर देगी। अगर इमरजेंसी है, मुल्क में हालात खराब हो गए जी, क्या कहते हैं इसको, मरदमशुमारी नहीं हुई वगैरह वगैरह, ये चीजें जो है सारी। अगला भी सुन लेना मेरे से, ये यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अगला ये है कि इमरान खान साहब को एक केस है जिसमें डिस्क्वालीफाई करने की पूरी फैसला हो चुका है और मौजूदा हुकूमत ने ये कंडीशन लगाई है इलेक्शन में जाने की कि पहले इसको डिस्क्वालीफाई करें। वो केस भी वो है जो कि बच्ची के बारे में, जो कि अब बालिग होकर अपना बयान खुद दे सकती है, लेकिन नहीं, वो दस्तावेजात में आ चुकी हैं। वो अगर आप मुझे एक दिन देंगे तो मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है उसकी मैं दस्तावेजात जो सुनने के लिए भी उन्होंने कह दिया है, वो मैं केस निकलवा के आपके सामने सारी तफसील भी रखती हूँ। एजाजुल हक साहब, ये क्या केसेस का इस वक्त सिनेरियो चलता रहेगा? इस पे मुकदमा कर दो, अपना मुकदमा खत्म कर लो। पाकिस्तान में मुकदमात का खात्मा और मुकदमात की भरमार, क्या यही सूरत हाल रहेगी? रहना तो सबने पाकिस्तान में है, क्या आपको ये लगता है कि पूरी की पूरी पीडीएम उठेगी और बाहर चली जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, पीडीएम का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं और उनको तो आंखें बंद की हुई हैं। मेरे ख्याल में बाहर नजर ही नहीं आ रहा। वो ऐसी कुर्सी है जिससे कि वो चिपक गए हैं बिल्कुल, और इतनी बड़ी काबीना बनाई हुई है। अवाम के हालात आज देखें आप क्या हैं। इस वक्त देखें कि पाकिस्तान के अवाम के क्या हालात है। आप अपनी बंदरगाहों पे जाके देखें, 9000 कंटेनर वहां पड़ा हुआ है, पैसे आपके पास नहीं। आपने खुद ही कह दिया, मैं वो क्या रिपीट करूं कि एलसीज खुल नहीं रही है, डॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है। देखिए, ये सारा जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इन्होंने जानबूझकर ये रखी पैरिटी, अब पता नहीं पैसे कौन बना रहा था। जवाब इसका चाहिए, और अल्लाह करे कि आप ही किसी से पूछें, किसी को बुला करके इसका जवाब दें। इस सारे अरसे के अंदर जो ये इतना डिफरेंस था इंटरबैंक में और मार्केट के अंदर, इस सारे अरसे में किसी ने तो फायदा उठाया ना इस बात का। तो कौन लोग थे जो वो फायदा उठा रहे थे? अच्छा, बिजनेसमैन तो अपनी चाबियां इजाज़ुल साहब, मान लिया इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला इनका अमल दरामद हो गया, मान लिया, तो आप क्या समझते इससे तहरीक इंसाफ, ये बात तो जो बात आप कह रही है तो कप्तान को भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है, क्या इससे तहरीक इंसाफ को ये ख़त्म कर लेंगे? क्या इससे पीडीएम दोबारा आ जाएगी? यही तो मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने कहा अवाम की हालत देखें, मैंने पाकिस्तान के इससे भी बदतरीन हालात तकरीबन कह लें आप, अपने रिजर्व्स के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से 1998 में जब पाकिस्तान ने धमाका किया, हम गए कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लोगों में, बिजनेसमैन में जज्बा था, मायूसी नहीं थी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कौम में मायूसी आ गई है, बिजनेसमैन सारी मायूसी आ गई। पैसा मुल्क से जिसके पास है वो चाहे 300 पे भी मिले उसको आज वो निकाल कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये हालात आपके हो जाएंगे तो इमरान खान को आप माइनस करें या प्लस करें, पहली बात तो पाकिस्तान की आती है, भाई आपको मुल्क का फिक्र नहीं है कि मुल्क आपका डूब रहा है और आपको पड़ी हुई है कि किसको हम चले एक सवाल का जवाब दे दें। मैं नाम नहीं ले सकता, आप भी नाम नहीं ले सकते, तो फिर जिनको मुल्क का फिक्र है, क्या वो इस फिक्र में बेफिक्र है? देखें, यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। मैं तो इतना कंफ्यूज कभी जिंदगी में नहीं हुआ, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। और इतना मुझे कह लेंगे डिप्रेशन एक किस्म का जिंदगी में नहीं हुआ जितना मैं आज मुल्क के हालात देखता हूं। और मैं देखता हूं कि किसी को फिक्र नहीं है। क्या आपका स्टेक नहीं है पाकिस्तान के अंदर? क्या सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी है?
अदलिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बताएं ना आप। और फिर अब देखें आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है पंजाब में। अभी ये इंटरम बनी है, ये गैर जानबदार नजर आ रही है आपको? मुझे आप बताएं किसने फैसले किए हैं? ये KPK के अंदर जो अबूरी हुकूमत आई है, ये आपको गैर जानबदार नजर आ रही है? मैं आपको एक एक आदमी का बता सकता हूँ कि इसकी रिकमेंडेशन किसने की है, एक एक का बता, वजीर का बता सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। तो एजाजुल हक साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि नए इंटरव्यूज हो रहे हैं, 2 साल का सेटअप बनाया जाएगा, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, लश्करी रईसानी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं मईशत की बदहाली के हवाले से, क्या उस सेटअप का ये हिस्सा होंगे या उसका हिस्सा कुछ और तजर्बाकार लोग? देखें, ये मुझे पता होता तो ये वो कर ही नहीं सकते कि इस किस्म के मामलात को करें। ये अपने आप को एज एन ऑल्टरनेट पेश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं इस वक्त जो अपने आप को नहीं कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को ऑल्टरनेट पेश करने की कोशिश कर रही है। नाराज अरकान जो है वो अपने आप को एक ऑल्टरनेट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जोर लगाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है लोगों को पीपल्स पार्टी के अंदर कि जाओ घुस जाओ। वो चीखे मारते हैं, फिर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि नहीं जाना ही वहां है अब आपने। तो ये जो फैसले गलत कर रहे हैं, इससे बेहतर ये है देखें सब। एजाज साहब, सिर्फ एक और बात, पाकिस्तान के बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, वो एक तस्वीर लगाते हैं और उसके साथ ये दर्ज करते हैं कि मैं इल्म नुजूम तो नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ हालात को देखते हुए कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। ऐसी भी कोई बातचीत चल रही है? मतलब टारगेट तो है ना, एक टारगेट तो है ना उनका, उनकी एक लॉबी है भाई। उनका उस्ताद जो है आजकल PDM का एक ही उस्ताद है जो मेमो गेट में यहाँ से चले गए थे, वही आजकल उस्ताद हैं लंदन वालों के, वही उस्ताद हैं इनके। हाँ, उधर उनकी लॉबिंग है। रिजीम चेंज में एक बड़ा किरदार था। डोनाल्ड लू का जो मरासला आया था उसमें उनका एक बड़ा किरदार था। आप हकानी साहब की बात कर रहे हैं ना? PTI के मुखालिफ आप हकानी साहब की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं तो बता रहा हूँ आपको, हर एक को पता है, ये किसको नहीं पता। तो इसकी बकायदा लॉबिंग हो रही है। ये जो किया जा रहा है, ये प्रेशर डाला जा रहा है। तो फिर IMF के जरिए, कभी उनके पास अपने तरीके होते हैं प्रेशर डालने के। एजाज साहब, अगर दिसंबर में उन्हीं ने वज़ीर आज़म बनना है जिनके लिए लॉबिंग हो रही है, तो फिर 2 साल वाला जो एक सिस्टम लाने के मतलब इंटरव्यू हो रहे हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा? टारगेट अभी का नहीं है भाईजान, टारगेट है अगले 2-3 साल के बाद का। अभी तो सिर्फ किसी और को लेकर आएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि किसको लेकर आ रहे हैं। अगर उनकी ये चलाकियां कामयाब हो गई तो अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो इस लाइन में लगा हुआ है अपने गिरबानों में जाके। चले इतना ही बता दें, सारे पाकिस्तान में मौजूद है? जी जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद है सब। एजाज साहब, ये सब मौजूद है यहाँ। जो बाहर बैठे हुए हैं उनको तो समझ ही नहीं आएगी कि उनके साथ हुआ क्या। उनके तो कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाएगी। एजाज साहब, आपके बड़े करीबी रवाबत है और आप के बड़े अच्छे तलाकात भी हैं, तो आपने कभी उनको समझाया नहीं कि ऐसा होने से हालात मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? देखें, मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन लोग हैं, मुझसे बहुत ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं, मुझसे बात ये जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन मैं, अगर आप मुझे कहें तो मैं तो कहूँगा यार मेरी जिम्मेदारी तो चलो अभी फिलहाल मेरे घर तक महदूद है। मेरा दर्द जो है वो मेरे मुल्क के लिए है। उन लोगों को जहां वो बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने नहीं सोचना। उनके ऊपर तो मुल्क के मतलब सरहदों की रखवाली है। उन्होंने देखना है तकरीबकारी को कैसे रोकना है, उन्होंने देखना है कि मुल्क को चलाना कैसे है, मुल्क का दफा कैसे करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मालूम नहीं, मैं इल्म सबको है, लेकिन एक शख्स ने सबको परेशान इतना किया हुआ है कि उनकी समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। भाई आप ऐसे रास्ता नहीं रोक सकते, ऐसे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं, जो बनता है उसके हवाले हुकूमत करें, जो बनता है उसके। देखे ना 1971 में क्या गलती की थी, मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी, इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, उसका नतीजा क्या निकला आपने देख लिया। क्या अब हम इस बात के मुकम्मल हो सकते हैं राणा साहब?
बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे जवाब अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इसलिए सबको चाहिए कि सोचें इस वक्त क्या हालात है मुल्क के। IMF ने अगर अभी और मजीद परेशान करना है, वो तो कामयाब हो गए 34 साल के बाद। अब तो वो आपको डिक्टेशन देंगे। श्रीलंका में क्या हुआ है, उन्होंने क्या कहा है। तो इजाजुल हक साहब, आपको क्या लगता है PTI की प्लानिंग क्या है? वो अपनी तहरीक चलाना चाहती है, तो तहरीक किस तनाजुर में चलाई जाएगी? क्या लॉन्ग मार्च की सूरत में, जलसे जुलूसों की सूरत में, या वीडियो लिंक के जरिए ही तहरीक को चलाना? और एक इसमें इजाफा कर लें, आपकी कप्तान से कोई मुलाकात भी हुई है और मुलाकात करने भी आप जा रहे हैं, तो क्या फाइनल हो रहा है? जी मैं उनको कल मिला हूँ, मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई है उनसे। उनको उतनी है, उनके लिए माशाल्लाह ये पूरी PDM की 13 जमातें तहरीक चला रही हैं। ये जितनी ये गलतियां करेंगे उतना ही खान साहब को फायदा है। खान साहब तो अकेले बैठे हुए हैं अपने कमरे में, अपनी टांग को पे वो होल चढ़ा हुआ है और वो ना बाहर निकले हैं, लेकिन इन सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। किसी को ला दें कि जी इनको मारना कैसे, इनको पकड़ना कैसे, इनको बंद कैसे करना है, इसको डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। ये तो इसी चक्कर में लगे रहेंगे और इनको ये पता नहीं है कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर करें। हुक्मरानों को पता नहीं लग रहा, लेकिन अवाम को लग पता गया है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कब बेहतर होगी, किस तरीके से बेहतर होगी, उसके लिए दुआएं शायद आखिरी आसरा बच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, मजीद इश्यूज़ पर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत के पास बेहतरी के इम्कानात के लिए कोई इक़दामात होने का इशारा मौजूद नहीं है, तो क्या अपोजिशन के पास कुछ इशारा है? अपोजिशन की तहरीक किस तरीके से होगी? अवाम की आवाज़ को कौन बुलंद करेगा? अवाम को खुद मैदान में निकलना पड़ेगा या उसके लिए अपोजिशन किरदार अदा करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त एजेंडा क्या है? इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज खान साहब ने कोई अहम मुलाकातें भी की हैं। उन मुलाकातों के तनाजुर में मुस्तकबिल की हिकमत अमली को क्या तरतीब दिया गया? देखिए यासर, आज खान साहब ने एक बड़ी मीटिंग की है। मज़े वाली बात है, ये बड़ी मीटिंग आज खान साहब के कमरे में नहीं हुई, बल्कि खान साहब आज बाहर निकल आए। आपने जो लॉन है उसमें बैठे और उसमें बैठ के उन्होंने आज फुल एक हाउस मीटिंग जिसे कहते हैं ना, वो मीटिंग की। और उसके बाद जो खान साहब के घर के बाहर लोग बैठे हैं उनसे भी खान साहब ने गुफ्तगू की। खान साहब ने उस मीटिंग में बिल्कुल काफ़ी चीज़ें फ़ाइनल की हैं। नंबर एक तो खान साहब की मुमकिन गिरफ़्तारी, जिसके हवाले से बड़ा एक शोर मचा हुआ है, जिसके हवाले से कुछ मुसद्दक़ा इतलात भी हैं। उस पर बात की गई कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद का रद्दअमल क्या होगा, किस तरीके से बाहर निकलना होगा, कौन किसको संभालेगा, किस तरीके से तहरीक चलानी। तीसरा, इस पर आज फाइनल हो चुका है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस पर किस तरीके से लड़ा जाएगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई। तीसरा, कोर्ट में कल से काम शुरू हो जाएगा अदालतों में कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। इस पर खान साहब ने बाकायदा आज खान साहब के साथ कुछ सीनियर वकला की मुलाकात हुई है। मेरे पास तो इतला ये है कि उन वकला में कुछ अहम तरीन ओहदेदारान भी शामिल थे, उनसे भी मुलाकात हुई है। और वकला एक से हट के एक तहरीक शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। गौर क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वकला की भी एक तहरीक शुरू होने लगी है आइन की पासदारी के लिए, आइन की बहाली के लिए, आइन पर काम करने के लिए, आइन पर चलने के लिए। दूसरा, कल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत से लोग कल पेश होंगे। कल जाएंगे फवाद चौधरी के साथ होने वाली ज्यादती पर, कल जाएंगे वहां पर इलेक्शन की तारीख अनाउंस ना करने के हवाले से। कल वो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा वहाँ पर एक पार्टी बनाएंगे। उसके अलावा दोनों गवर्नर्स जो है उन पर पार्टी बनाएंगे। और जिस तरह कल कहा गया था फरह हबीब की तरफ से हमारे प्रोग्राम में कि गवर्नर KP के कहते हैं जी मुझे अभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से कोई या इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुक्म मिलेगा तो मैं बकौल उनके फिर हम डेट देंगे। ये सारी चीज़ें जो है आज डिस्कस हुई हैं। और मैं आपको ये बता दूं, कप्तान नेक्स्ट वीक में, एक तो कल शुरू हो रही है, उसके बाद अगली वीक में कप्तान खुद बाहर निकलने लगा है। ये फाइनल हो गया है। और कप्तान वो तो 2-3 हफ्तों की बात नहीं, अब 2-3 हफ्तों पे नहीं जाएगी बात। मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में कप्तान ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया।
कप्तान बाहर निकलेगा, कप्तान बाहर निकल के एक ऐसी कैंपेन बनाएगा और उस कैंपेन को रोकना, उस कैंपेन का मुकाबला करना, उस कैंपेन के मुकाबले में किसी को लाना, ये इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, कप्तान के पास वो तमाम कुव्वत मौजूद है, कप्तान के पास कुछ अहम तरीन इतलात भी मौजूद हैं और ये भी हो सकता है कप्तान ने ये भी आज इत्मीनान में ली है। मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें, चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस ब्रीफिंग में शिबली फराज साहब नहीं बताया, कप्तान ने आज ये भी अपने साथियों को इत्मीनान में लिया है कि आने वाले दिनों में कुछ राब्ते हो रहे हैं, वो आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी हो रहे हैं, कुछ और राब्ते भी हो रहे हैं और उन राब्तों में एक कंबाइन इलेक्शन करवाने की तरफ जाने की बात। रवाबित को छोड़िए, रवाबित बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ये अवाम को कोई बेहतरी के आसार बताइए कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो रहा है कि जिससे हालात बेहतर हो जाएंगे या इलेक्शन एक वक्त पे हो कि कोई एतदाल पसंदी की तरफ गामजन होंगे। देखें ये तो उसी सूरत में होगा कि अगर ये हुकूमत, मेरी इतलात तो यह है कि इलेक्शन एक ही वक्त पे होंगे, मेरे पास जो इतलात, और उसके इजाजुल हक साहब तो किसी और सेटअप की बात देखें, इजाजुल हक साहब ये भी कह रहे हैं कि वो सेटअप 2 साल बाद आएगा। आपने इजाजुल हक साहब की बात सुनी है ना? नहीं, वो ये बात कर रहे हैं कि 2 साल तक ये सेटअप रहेगा, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करके गए। अच्छा नहीं इसे समझ, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं इस वक्त तक तो नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग प्लान बना रहे हैं, जिनकी प्लानिंग है, जो उस पर काम कर रहे हैं, जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू साल में 6 दफ़ा होते हैं, चाहे हुकूमत में खुशहाली हो बदहाली हो, ये उनका काम है जो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। असर मुझे नज़र ये आ रहा है कि इंटरम सेटअप आ रहा है, लेकिन ये इंटरम सेटअप सिर्फ उतनी देर तक ही रहेगा जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होते, और ये इलेक्शन इसी साल में होंगे। या सर आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और कबलस वक्त होंगे, अक्टूबर से पहले होंगे हर सूरत में। ये IMF से मुआहदे के बाद आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इस वीक में IMF से मुआहदा हो जाएगा, उसके बाद अचानक आपको नज़र आएगा कि निगरान सेटअप के लिए बातें इतनी तेज़ी से शुरू हो गई हैं और इलेक्शन के लिए बातें इतनी तेज़ी से शुरू हो गई हैं कि जिसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। ये सारा कुछ हो रहा है और खान साहब जो है उनको इस बात का इल्म है, और वो इमरान खान इस पर बाकायदा अपने साथियों को इत्मीनान में ले चुका है। इमरान खान के साथ आप गौर करें, तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज इन्होंने मोहम्मद खान भट्टी पर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन पर एंटी करप्शन का पर्चा दे दिया है। परवेज लाई पर शराब उनके लोग लेने गए हैं जो उसका पर्चा दे दिया है। इसी तरह बाकी चीज़ें दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी रुकावटें, ये सारी कोशिशें, ये सारी प्लानिंगें नाकाम हो जाएंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लोग नहीं मानते। शायद इजाजुल हक साहब भी ना माने, आप भी ना माने। आप 1-2 हफ्ते ठहर जाएं, आपको खरे बुर्ज उल्टे हुए गिरते हुए नजर आए। चलें, अगर इंटरम सेटअप की फजा बन रही है तो फिर कितने इत्तेहाद टूट रहे हैं, कितने नए बन रहे हैं, यही बता दें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, PDM तो खत्म हो रही है, PDM टूट रही है। मैं आपको बहुत क्लियर सा बता दूं, PDM टूट रही है, 100% PDM टूट रही है, और इस PDM को टूटने से कोई नहीं रोक सकेगा। PDM टूटेगी क्यों, मैं आपको, PDM किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है कि कबल इस वक्त इंतखाबात हों, जिसकी वजह से PDM के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने पुतला बनाया है वही लोग पुतला तोड़ भी सकते हैं, इस पुतले को ख़त्म भी कर सकते हैं, इस पुतले के किसी अज़ा को इससे अलहदा भी कर सकते हैं। बस आप ये इशारतन मेरी बात समझ लें कि ये हो जाएगा। PDM के कुछ लोग जिद कर रहे हैं कि कप्तान को नहीं आना चाहिए, कप्तान को गिरफ्तार करो। आज अब इस वक्त तक वो जिद कर रहे हैं कि कप्तान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। क्यों ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, क्यों दूसरे लोगों ने की है? कप्तान की गिरफ्तारी इतनी आसान चीज नहीं है। कप्तान की गिरफ्तारी के बाद क्या हालात को ये संभाल पाएंगे? क्या मुल्क के पास मुल्क की मौशियत इस काबिल है कि एहतजाज, मुल्क की मौशियत इस काबिल है कि एहतजाज को रोक सके? मुल्क की मौशियत इस काबिल है? बाकी रहे या ना रहे ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अवाम के हालात बेहतर होने चाहिए, हालात संवरने चाहिए, उसके लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए, रास्ते पे सबको गामजन होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह के बाद।